नमस्कार दोस्तों, विचार ग्राइंडर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक मशहूर डॉक्टर, हर्निया स्पेशलिस्ट डॉक्टर गणेश शोनाई जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। जब आदमी बीमार होता है तो उसको डॉक्टर याद आता है। या तो मंदिर में आदमी भगवान के सामने हाथ जोड़ता है या फिर एक डॉक्टर। और एक डॉक्टर अगर आपको एक अच्छा मिल जाए तो समझ लो आपका जीवन एक सही डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर गणेश शोनाई जी हैं, सर्जन, स्पेशलिस्ट इन हर्निया, सर्जन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड जिनको मिला बाय हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया। और मेरी इनसे मुलाकात हुई सर से जब मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ। कुछ ही दिन में पापा एकदम वापस मजबूत और सही तरीके से काम करने लगे। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है। सर आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर कुछ थोड़ा सा ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सा और बताइए। ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश शोनाई। मैं लैप्रोस्कोपिक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, बैरेट्रिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है हर्निया में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स में, लिवर, पैंक्रियास और बाइल डक्ट के बारे में, कुछ ही डिसऑर्डर्स में, कोलोरेक्टल, सब कुछ मैं करता हूँ। उसमें स्पेशल इंटरेस्ट तो बना रखा है हर्निया में। जो हर्निया यूजुअली मैं लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी पे करता हूँ। किसी भी तरह का हर्निया हो, छोटा हो, रिकरेंट हर्निया हो या बड़ा हर्निया हो, मैं लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक में ही वो ख़त्म करने के लिए या ट्रीटमेंट देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मैंने MBBS मैसूर मेडिकल कॉलेज से किया है और MS जो है मैंने ऑल इंडिया से थ्रू गोवा मेडिकल कॉलेज में किया है। उसके बाद में फेलोशिप सभी बैंगलोर, दिल्ली में वगैरह किया है। सारा मेरा एजुकेशन सभी बैंगलोर में ही, मतलब इंडिया में ही हुआ है। उसके बाद मैं बैंगलोर में अभी 15-16 साल से हूँ। बेसिकली मैं बैंगलोर से हूँ, उडुपी से हूँ। 15-16 साल से मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरा एक क्लिनिक है, श्री गुरु कृपा स्पेशलिटी क्लिनिक बोल के, हनुमान नगर में हूँ। और मैं जॉब में करता हूँ कावेरी हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। मैं डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, GI सर्जरी, बैरेट्रिक और रोबोटिक सर्जरी में डायरेक्टर होके मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सर ने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी है। सर थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, हम जो भी काम करते हैं वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हमको कभी भी एक सर्जन होके या डॉक्टर होके किसी भी आप फील्ड में रहिए, आपको नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना है। जो भी आपने सीखे हैं आपके सीनियर से, आपके गुरु से, जो भी आपने सीखा है, वो सभी जो विद्या आपने जो सीखा है वो सभी आपको स्टूडेंट को, किसी को आपको अर्पण करना ही है। तब भी आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ, सभी कर सकते हैं। ये आपका अगर मनोभावना है कि सब कर सकते हैं, सबको करना है ट्रीटमेंट, तब क्या होगा, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्जन से लेकर सिटी का सर्जन, टायर 2 टायर 3 सिटी तक सभी अगर डॉक्टर वो सर्जरी करने लगे पेशेंट को बहुत फायदा होगा। इसलिए अभी एक 3-4 साल से मैं हर्निया में ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ। सभी जगह से, इंडिया के सभी जगह से, सभी स्टेट से सीनियर सर्जन्स या जूनियर सर्जन्स, रूरल लेवल का सर्जन, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्जन्स सभी मेरे पास आते हैं। 2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं करता हूँ। लैप्रोस्कोपी का हर्निया में, लैप्रोस्कोपी में हर्निया आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, इसका मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ। उसके बाद में वो जाके वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इससे बहुत फायदा हुआ है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बहुत डॉक्टर्स को फायदा हुआ है। क्योंकि जब मैं सिखाता हूँ इधर, मैं ऐसा सिखाता हूँ कि आपका नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, मतलब अभी एक गॉल ब्लैडर का सर्जरी आपने सुना होगा लैप्रोस्कोपी में, या अपेंडिक्स का सर्जरी सुना होगा, वही इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आप हर्निया का सर्जरी भी कर सकते हो, एडवांस हर्निया की सर्जरी भी कर सकते हो। क्योंकि मेरा सोच ऐसा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्जन हो, रूरल लेवल का सर्जन हो, उसके बाद अभी उसके पास गैजेट्स नहीं होता है, एडवांस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता है, वो ऐसा सोचता है कि अगर मेरा पास ऐसा एडवांस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता तो ये मैं सेवा अपना रूरल पेशेंट्स को भी देता। आप ऐसा सोचो, ऐसा आप टेक्निक इनोवेट करो कि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से ही आप एडवांस सर्जरीज भी कर सकते हो।
अगर ये आपने रूरल सर्जन को सिखा दिया, वो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा और वो जाकर रूरल पेशेंट्स को यही लैप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट में वो सेवा कर सकता है। तो ये मेरा इंटेंशन था कि एवरीबडी शुड डू गुड लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक में हर्निया रिपेयर कर सके। रोबोटिक अभी रिसेंटली आया हुआ है 2 साल से। उससे पहले तो ओपन सर्जरी होता था या लैप्रोस्कोपी सर्जरी होता था। मैं ट्रेनिंग लैप्रोस्कोपी सर्जरी में देता हूँ। इससे क्या है, मेरा एक पैशन है, वो एक पैशन है क्योंकि लोगों को सिखाना। सो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सुन के अच्छा लगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सर आपने कौन कौन से स्टेट्स कवर किए, थोड़ा ऑडियंस को बताइए। नहीं, बहुत ही स्टेट्स में अभी जब भी एक लैप्रोस्कोपी का हर्निया वर्कशॉप होता है, सभी स्टेट्स में होता है। अभी हर महीना हो रहा है हर्निया का वर्कशॉप, हर्निया का लाइव ऑपरेटेड डेमोन्स्ट्रेशन। मैं भगवान का ये दया ही मानता हूँ क्योंकि मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी, अवकाश मिला कि आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सर्जरीज एवरीवेयर। अभी अब जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने सभी स्टेट में डेमोन्स्ट्रेट किया है। सिर्फ 5 स्टेट में मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया हूँ। एक नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मैंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, उधर वर्कशॉप नहीं हुआ है। बाकी सभी स्टेट्स में, मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, साउथ में तो सब कुछ, सभी स्टेट्स में मेरे को बुलाया गया है। ये भगवान की दया या बड़ों का आशीर्वाद है। और मैं क्या, कुछ नहीं, मेरे पास और कुछ रीजन नहीं है। सो सभी जगह में लेकर डेमोन्स्ट्रेट किया हूँ हर्निया सर्जरीज का, और उससे लोगों का भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। और उसके बाद जो स्टूडेंट जो सीखने आए हैं वो भी हर स्टेट से है। हर स्टेट इंडिया का स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने आए हैं। बहुत सारा सीनियर सर्जन्स भी थे। सो सीनियर सर्जन्स भी हमारे पास कुछ सीखने आए हैं। यह उनका बड़ापन है क्योंकि अगर सीनियर सर्जन्स अगर ये समझ कर बैठता है कि मेरे को सब कुछ मालूम है, ये जूनियर है, इनसे मैं क्या सीखे, वो उनका मन में नहीं था। मेरे से बहुत सारा, मेरे जो पास सीखने आए हैं वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, मगर वो कुछ चीज जो छोटा छोटा चीज है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा मैटर करता है सर्जरी के टाइम में, वो सीखने आते हैं। सो उससे वो सीनियर सर्जन जो मेरे सीखने के लिए आते हैं उनका भी आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया सर। सो इसलिए मेरा सर्जिकल फील्ड बहुत अच्छा चल रहा है और बाकी रीजंस में कुछ नहीं सोच सकता हूँ इसके बारे में। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। अब वैसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे जो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर्निया की, कि मतलब ये हर्निया एक लेमैन जैसे हम लोग हैं, हमको पता नहीं होता, तो बेसिकली हर्निया है क्या सर? ये हर्निया देखिए किसी को भी इफेक्ट हो सकता है। हर्निया मतलब बाय बर्थ से भी हो सकता है या वो 90 इयर्स को भी हो सकता है। हर्निया बेसिकली क्या होता है, मसल में वीकनेस होता है। अच्छा, मसल में वीकनेस होता है। ये बहुत टाइप्स का हर्निया है। ये मेल्स में, अगर मेल्स में आप समझो कि मोस्ट कॉमन हर्निया है इंग्वाइनल हर्निया होता है, जो ग्रॉइन के ऊपर जो हर्निया आता है। अच्छा, या इधर इस साइड, उसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। ये नाभि के ऊपर आता है, उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। अच्छा। ये अगर कुछ ऑपरेशन हुआ हो, फॉर एग्जांपल सिजेरियन ऑपरेशन हुआ हो या किसी के कारण आपका कैंसर का ऑपरेशन, किसी का ओपन ऑपरेशन जो हुआ हो, उस स्कार लाइन जो है, ओपन ऑपरेशन का स्कार जो होता है, वो स्कार होता है, वीक टिश्यू होता है। जब वो टिश्यू वीक हो जाता है, मसल्स भी वीक हो जाता है, उधर हर्निया जो बनता है उसको इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। मतलब प्रीवियस इंसिशन के, जहां प्रीवियस इंसिशन जो हुआ है उधर हर्निया आना, उसको इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। ऐसे बहुत टाइप का हर्निया है। आपको अगर उदाहरण दे दो, अभी एक बैरल समझो, एक बैरल है, बैरल में 3-4 छेद है, होल्स है, 3-4 छेद। उसमें आप एक बलून डालो, बलून डाल के आप फूंको बलून को, तब क्या होगा, वो जहां होल्स है उधर से बाहर बलून आ जाएगा ना। वही हर्निया है। वो जो होल्स मैंने बताया वो मसल वीकनेस है। तो वो इंटेस्टाइन का होता है क्या सर? नहीं, जब भी हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, अभी समझो कि इधर मेरा मसल 2 वीक है या इजल मसल्स वीक है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया। कब बढ़ता है एब्डोमिनल प्रेशर? जब हम खांसी करते हैं या स्नीजिंग करते हैं या हम स्ट्रेन करते हैं, जब भी हम स्टूल्स पास करने के लिए स्ट्रेन करते हैं या यूरिन पास करने के लिए स्ट्रेन करते हैं या ज्यादा वेट उठाते हैं, जब क्या होता है एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। एब्डोमिनल प्रेशर एक बढ़ेगा और ऑलरेडी ये वीक टिश्यू है, तब एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है, इंटेस्टाइन्स या फैट, वो वीक टिश्यू से बाहर आ जाएगा। अच्छा। सो इट अपीयर्स एज ए स्वेलिंग बाहर। और स्वेलिंग कब आएगा? जब आप खांसते हो तब आएगा बाहर, या खड़े हो जाते हो, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब आएगा बाहर, जब आप स्नीज करते हो तब आएगा बाहर। जब भी एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होगा तब वो स्वेलिंग वीक टिश्यू से बाहर आ जाता है, उसको हम हर्निया बोलते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा सर, डेफिनेशन एक मिली, यानी मसल्स की वीकनेस, हाँ जो आपने बैरल वाला एग्जांपल दिया, हाँ मतलब मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ। हाँ सर ये डेवलप कैसे होता है? देखिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा कारण है। एक जेनेटिक फैक्टर्स होता है। बेसिकली क्या है ना, एक कोलेजन टिश्यू जो होता है उसके ऊपर निर्भर रहते हैं हर्निया का। ऑनेस्ट बोलो तो अभी हमारा बॉडी में कोलेजन होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसको कोलेजन बोलते हैं। कोलेजन में हर बहुत तरीका का कोलेजन होता है। इसमें टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन, ये दो है इंपॉर्टेंट चीज है हर्निया कॉज करने के लिए। अगर आदमी में टाइप 3 कोलेजन टाइप 1 से ज्यादा हो गया तो वीकनेस हो जाता है उस साइड पे, सो तब वो हर्निया बन जाता है। दैट इज द मेन कॉज, साइंटिफिकली बोलो तो वो कॉज है। वरना कॉन्जेनिटल हर्निया बोल के, कॉन्जेनिटल हर्निया मतलब जब पैदा होता है लड़का या लड़की, उसका नाभि के ऊपर या ग्रॉइन के ऊपर स्वेलिंग हो जाता है, उसको कॉन्जेनिटल हर्निया बोलते हैं। नॉर्मली कॉन्जेनिटल हर्निया जो है 2 साल में नॉर्मली वो नॉर्मल हो सकता है। अगर वो नॉर्मल नहीं होता 2 साल के बाद भी, जब सर्जिकल इंटरवेंशन या दूसरे इंटरवेंशन का जरूरी बन सकता है। बाकी कॉजेस जो है या रिस्क फैक्टर जो है, एक ओबेसिटी, मोटापा, तब क्या हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाता है, फैट ज्यादा हो जाता है, इसके कारण मसल वीक बन जाता है। दूसरा कारण जो है एक खांसी आना, बहुत सालों से खांसी है आपको, क्रोनिक एलर्जी है, खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तब क्या हो जाता है, खांसी के कारण एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, तब भी वीक पॉइंट हो। ये हमारा ग्रॉइन एरिया जो है वो वीक पॉइंट है, और नेवल जो है वो एक वीक पॉइंट है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वीक पॉइंट है, आज सच वीक पॉइंट है। ग्रॉइन एक वीक पॉइंट है और नेवल जो है वो भी एक वीक पॉइंट है। तब प्रेशर बढ़ जाता है, वो इंटेस्टाइन से फैट बाहर आने के लिए कोशिश करता है। जहां वीक पॉइंट है उधर से बाहर आता है ना, तो इसलिए नाभि से बाहर आ गए तो उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। ग्रॉइन के रीजन से बाहर आ गए उसको इंग्वानल हर्निया बोलते हैं। अगर प्रीवियस सर्जरी आपको हो गया हो, जो स्कार है, बड़ा स्कार है, स्कार एज सच इज अ वीक टिश्यू, उधर से बाहर आ गए उसको इंसिस्टल हर्निया बोलते हैं। सो एक कारण है खांसी आना या स्नीजिंग, एलर्जी की वजह से स्नीजिंग ज्यादा होना, या कि कुछ लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, उसके कारण उसका यूरिन पास करने के लिए बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, तब भी प्रेशर ज्यादा होगा। या बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, उनका स्टूल्स जो है, मोशन जो है ठीक तरह से नहीं होता है, उनको स्ट्रेन करना पड़ता है, तब भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। सो मेन कारण है एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ना एक, और मसल का वीक होना। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हो गया तब ये हर्निया हो जाता है। वेट लिफ्टिंग, अगर बहुत सारा जिम्नास्ट से बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बहुत जिम्नास्ट आते हैं, बहुत एथलीट्स आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स आते हैं जो कि बहुत एक्टिविटी में रहते हैं, वेट उठाते हैं, तब इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, और वीक टिश्यू जहां होता है ना, उधर से वो स्वेलिंग करके बाहर आ जाता है। सो इसको यही कारण है हर्निया होने का। अच्छा, समझ में, यानी बोले तो हमारी मसल्स की वीकनेस, जिससे कि जो हमारा वो हमारा पेट जो है, जो एब्डोमिनल है, वो थोड़ा बाहर आ गया, और वो हमारे एक लेमन लैंग्वेज में वो हर्निया है। एक स्वेलिंग जैसा आ जाता है बाहर। और स्वेलिंग आपको कब दिखता है, जब एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है, जब आप खांसते हो या खड़े हो जाते हो। तो उससे पेन वगैरह, जैसे अगर मान लो मुझे हर्निया है, तो सिम्टम्स मुझे क्या क्या बता पड़ेंगे? मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो स्वेलिंग है, स्वेलिंग, सूजन, सूजन आता है, या नाभि के पास एक सूजन आ जाता है ऐसा, या ग्रॉइन के पास सूजन आ जाता है, या प्रीवियस ऑपरेशन आ गए हो उसके ऊपर सूजन आ जाता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज स्वेलिंग। और स्वेलिंग जो है वो कब अपीयर होता है, जब प्रेशर ज्यादा होता है, जब आप खड़े हो जाते हो ज्यादा होता है, जब आप लेट जाते हो वो अपने आप अंदर चला जाता है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्वेलिंग। सेकेंड सिम्टम से पेन आना, पेन जो है वो सेकेंड सिम्टम है। जब भी आप खांसी करते हो, हर्निया बाहर आ जाता है, तब आपको पेन लग सकता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम से एक स्वेलिंग है विच अपीयर्स ऑन स्टैंडिंग अप, और व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, खांसी करने से, स्नीज करने से बाहर आ जाता है, जब आप लेट जाते हो, जब अंदर चला जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है पेन आना। ये दो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है हर्निया। और इसी को क्या हम रिस्क बोल सकते हैं? जैसे कोई बंदे को हर्निया हुआ, उसने ऑपरेशन कराया नहीं, सर्जरी कराई नहीं, तो उसको क्या रिस्क, उसकी बॉडी में क्या होगा?
क्या हो जाता है ना, अगर हर्निया को मेडिकल वाला ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हर्निया एक डिसीज नहीं है। फॉर एग्जांपल बीपी है, शुगर है, ऐसा नहीं है ना। हर्निया इज अ डिफेक्ट, इट इज नॉट अ डिसीज। ओह, वेरी गुड पॉइंट। हर्निया इज अ डिफेक्ट, इट्स नॉट अ डिसीज। ठीक है ना, इट्स अ डिफेक्ट इन द मसल। सो डिफेक्ट को रिपेयर करना ही है। अगर मसल में सेपरेट हो गया, वीकनेस होके सेपरेट हो गया मसल्स, उसको रिपेयर करना ही है। सो हर्निया को मेडिकल वाला ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स ओनली अ सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर हर्निया। जब भी किसी को एक हर्निया आ गया, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। सो रादर देन वेटिंग फॉर इमरजेंसी टू अकर, इमरजेंसी में पेशेंट को नहीं आना है। सो क्या हो सकता है हर्निया से? अभी समझो कि इंटेस्टाइन, अभी ये होल है, ये हर्निया है, इंटेस्टाइन बाहर आ चुका है। ठीक है, आप जब लेटते हो अपने आप अंदर जा रहा है, जब खांसी करते हो बाहर जा रहा है, जब लेट जाते हो खांसी कम हो अंदर जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, इंटेस्टाइन जो बाहर आता है ऐसा, वो अंदर नहीं जाता है। तब क्या हो जाता है, इधर टाइट रिंग है मसल का, ऐसा रिंग होता है, इंटेस्टाइन लॉक हो गया इधर, तब इंटेस्टाइन का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। जब इंटेस्टाइन का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तब इंटेस्टाइन गैंग्रीन हो सकता है, तब वो बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, वो इमरजेंसी हो सकता है, उससे लाइफ रिस्क भी हो सकता है। सो इस तरह का सिचुएशन को वेट ना करें। जब भी आपको पता है कि आपको हर्निया है या डाउट है कि आपको हर्निया है, एक अच्छा सर्जन या डॉक्टर के पास जाकर दिखाया आप, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके टाइम के अनुसार सर्जरी करवा दे। दैट इज द सेफेस्ट वे। वरना क्या होगा, दिस अकर्स, ये जो इमरजेंसी में बोला है, ये 20% लोगों में हो सकता है, 20%, 10 to 20% लोगों में हो सकता है, 80% लोगों में नहीं हो सकता है। किस आदमी में हो सकता है ये बताना बहुत मुश्किल है। सो आपको जब पता है कि इसको मेडिकल वाला ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी एक ऑप्शन है अवेलेबल हर्निया के लिए, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड इट्स अ डिफेक्ट नॉट ए डिसीज। सो डॉक्टर के पास जाके जल्दी सर्जरी करवा के आराम से रहना, ये अच्छी बात होगा। इमरजेंसी में क्या होगा, हमारा एक्सपीरियंस की वजह से इमरजेंसी में अगर पेशेंट आ गया, बहुत सारा इमरजेंसी में आते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि दर्द नहीं है। मेन क्या होता है, लोग क्यों नेग्लेक्ट करते हैं हर्निया को, दर्द नहीं होता है, सिर्फ स्वेलिंग है, अभी दर्द नहीं है, छोड़ देते हैं, तब दर्द होगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे। समझ रहे हो ना, यही प्रॉब्लम है हर्निया को नेग्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि पेन नहीं रहता है। जब पेन होता है वो जब इमरजेंसी में हो जाता है। अगर फैट आकर पेन हो गया तो ज्यादा इमरजेंसी नहीं होता है, अगर इंटेस्टाइन आकर अटक गया तब इमरजेंसी होता है, क्योंकि तब पेन आने लगता है, तभी पेशेंट पहुंचता है। बहुत सारे लोग इमरजेंसी में पहुंचते हैं, लोगों को अगर पता नहीं है, क्योंकि पेन नहीं होता है ना, सो इसलिए नेग्लेक्ट हो जाता है। सो जब हमारा स्किल लेवल्स के है कि अगर आदमी इमरजेंसी में आ गया तब भी हम लैप्रोस्कोपी में कर सकते हैं, मगर पेशेंट का जो रिकवरी है वो लेट हो गया। सर्जन का स्किल लेवल से वो कर सकता है, लैप्रोस्कोपी में ही कर सकता है, छोटे छेद में ही कर सकता है, मगर पेशेंट का रिकवरी जो है, इमरजेंसी में अगर पेशेंट आ गया उसका रिकवरी लेट होगा। अगर इलेक्टिव ऑपरेशन करवा दिया पेशेंट ने, मतलब अभी पता है हर्निया है, पेशेंट को सारा इवैल्यूएट किया हमने, पेशेंट को तैयार किया, उसके बाद जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है। तो मैं ऑडियंस से ये बोलना चाहूंगा, जितने भी लोगों को अगर हर्निया की शिकायत है, इसको नेग्लेक्ट ना कीजिए, और इसका ऑपरेशन सर्जरी ही ऑप्शन है इसका। ऐसा ना पड़ो कि बहुत लोग आयुर्वेदा और होम्योपैथी सब बहुत अच्छी चीज है, बट जो चीज ऑलरेडी गैप है तो उसका सर्जरी ही ऑप्शन है। या ठीक बोला आपने। और हमारा जो हॉस्पिटल है जहां मैं काम करता हूँ, कावेरी हॉस्पिटल इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये दिस इज द ओनली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन द स्टेट विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया। हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया रिसर्च करते हैं कि कहाँ हर्निया का अच्छा काम हो रहा है, कहाँ सर्जन अच्छा काम कर रहे हैं हर्निया का, जो वॉल्यूम ज्यादा है, वो आकर इंस्पेक्शन सभी करते हैं, उसके बाद ये अवार्ड देते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हर्निया सर्जरी बोल के। ये कावेरी हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है कर्नाटक में, जहाँ हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोल के रिकॉग्नाइज किया है। क्योंकि सारा ये जो टीम वर्क होता है, हमारा जो हर्निया जो स्पेशलिस्ट है, हम एक 3-4 लोग हैं हर्निया का स्पेशलिस्ट एक टीम में, जहाँ मैं लीड करता हूँ। और सो अब अभी एक हर्निया आ गया, समझे कि उसका एक इवैल्यूएशन कैसा करना है, पेशेंट को कैसा हम प्रिपेयर करना है, पेशेंट्स को कैसा हम जल्दी घर भेज सकते हैं, कौन सा नया तरीका है कि पेशेंट का पेन कम हो ऑपरेशन के बाद, और पेशेंट कैसा जल्दी
एक्टिविटी को रिटर्न हो सकता है, Recover इसके लिए जल्दी। रिकवरी हो सकता है। इसके लिए सारा टीम का जरूरत अच्छा है और हमारा टीम भी अच्छा है, ये अकेला आदमी नहीं कर सकता है, पूरा टीम वर्क। पूरा टीम वर्क का जरूरत होता है। तो सर एक चीज, जैसे मान लो कि कोई एक एक्स पर्सन है, उसको हर्निया है पर उसको पता नहीं है, उसको पेन नहीं हो रहा, स्वेलन नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं क्या जिससे कि उसको पता पड़ जाए कि वो टेस्ट क्या क्या है कि उसको पता पड़ जाए कि ठीक वो है, हर्निया है? अगर आदमी को स्वेलिंग ही नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं है, पेन भी नहीं है, एक ही अगर वो यूजुअली एमआरआई से पता चल सकता है या सीटी स्कैन से पता चल सकता है। ओके, एमआरआई और सीटी स्कैन या एमआरआई, ये दो चीज में अगर पेशेंट को स्वेलिंग नहीं है, पेन नहीं है, हर्निया की पता करना है, एमआरआई और सीटी स्कैन में पता चल सकता है। पता चलता है। अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, पेन नहीं है, अगर डायग्नोज करना है हर्निया या दूसरा कुछ स्वेलिंग है, वो सिंपल अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। अल्ट्रासाउंड से? मोस्ट कॉमनली हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस में ही पता चलता है, और डॉक्टर के पास कोई डॉक्टर हर्निया का डायग्नोस कर सकता है। ऐसे नहीं कि उसको एमएस करना है या एमडी पढ़ना है, कोई एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर या आयुर्वेदिक किया हुआ डॉक्टर वो भी हर्निया का डायग्नोसिस कर सकता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। पेशेंट को बुला के खांसने के लिए बोल सकते हो, तब वो बाहर आ जाएगा, उसको हर्निया ही बोलते हैं। जब वो लेट गया तो अंदर जाएगा, ये किसी और इसमें नहीं होता। वो मतलब पेट में कुछ ऐसा वो स्वेलिंग आ जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा महसूस। अगर पेशेंट बहुत ओबेज है, फैट उसमें ज्यादा है, तो स्वेलिंग कभी कभार नहीं दिखता है। ओबेज पेशेंट में स्वेलिंग नहीं दिखता है, तब अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस हो सकता है। सिर्फ एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन जो करवाए ना, उससे हर्निया है कि नहीं मालूम पड़ सकता है। अच्छा सर एक चीज देखो, क्वेश्चन पूछना है यहाँ तो हमको काफी अच्छी आपने नॉलेज दी, और जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको भी हम कोशिश करते हैं कि एक बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सके। सर एक क्या क्या हम लाइफ स्टाइल चेंज ला सकते हैं? जैसे मुझे हर्निया नहीं है मान लो, तो क्या मैं लाइफ स्टाइल में चेंज लाऊं कि मुझे हो ना आगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ मैंने बताया कि जेनेटिकली कुछ होता है। मतलब अभी कोलेजन का बात मैंने किया, टाइप 1 कोलेजन और टाइप 3 कोलेजन। अगर टाइप 3 कोलेजन टाइप 1 कोलेजन से ज्यादा हो गया, रेशियो अगर टाइप 3 का ज्यादा है टाइप 1 से, तब हर्निया आने का संभावना ज्यादा है साइंटिफिकली स्पीकिंग। वरना ऐसे ही आपको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मतलब एक रेगुलर एक्सरसाइज से मसल आप स्ट्रांग बना सकते हो, कोर मसल्स वगैरह स्ट्रांग बना सकते हो। और उसके बाद आपको डाइटरी लाइफस्टाइल में चेंजेस थोड़ा आना है कि फैट थोड़ा कम खाए, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा ले ले। मॉडरेट एक्सरसाइज इज द रूल। फैट कम करें क्या? प्रोटीन थोड़ा ज्यादा ले ले, क्योंकि मसल बिल्डअप, मसल्स को बिल्ड करने के लिए एक ठीक है। और जब भी आपको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या क्रोनिक कॉफ है, अस्थमा है, उसका तुरंत ट्रीटमेंट ले ले। वो मेडिसिन से थोड़ा ट्रीटमेंट लेके वो आप स्टेबलाइज पर रखे। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का दवा ले ले, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें। खांसी है तो खांसी अवॉइड करें। इससे आपको क्या होगा, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ेगा नहीं। सो उससे एक थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। मगर मेन कारण होता है कि टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन के बारे में अभी ऐसा ही है। मैंने ये जो बताया ये सारा बाहर का हर्नियास है, मतलब आउटसाइड जो दिखता है, इंग्वानल हर्नियास, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिस्टल हर्निया, ऐसे ही फेमोरल हर्निया बोल के है, बहुत सारा एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोल के है, बहुत सारा टाइप्स है हर्निया का। ऐसे ही इनसाइड भी हर्निया होता है, उसको मोस्ट कॉमन होता है हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया बोले तो कुछ लोगों को आप सुना होगा कि डकार ज्यादा आता है, रिफ्लक्स होता है, GERD जो बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है ना, हमारा जो अन्न का नली है, इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस इधर से आता है, आकर डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम है एक मसल होता है डायाफ्राम बोल के, विच सेपरेट्स आवर थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन। ठीक है। सो थोड़ा पहले इसोफेगस आता है, उसके पास स्टमक होता है। इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मसल्स रहता है, उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। जब भी आप खाना खाते हो पीते हो, वो इसोफेगस से स्टमक को ही आना है, जब भी स्टमक से ऊपर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जब भी हम खाते हैं पीते हैं, इसोफेगस से जब स्टमक में आ गए, वो मसल जो है इसोफेगस और स्टमक वो बंद हो जाता है। वन वे वाल्व है वो, मतलब लॉक कर दिया। ठीक है। फिर से आपने खाना किया, ओपन हो गया, स्टमक में गया, लॉक हो गया। ठीक है। जब भी मसल्स वीक हो जाता है, तब ये पूरा बंद नहीं होता है, पूरा बंद नहीं होता है। जब खाना खाया, स्टमक में आ गया, फिर से पूरा बंद नहीं हुआ ना, स्टमक से ऊपर चला गया फिर से, क्योंकि वन वे वाल्व जो है वो वीक हो गया ना। जब ऊपर जाते हैं, स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है, वो एसिड भी ऊपर जाता है, तब आपको बर्निंग होना, हार्ट बर्न होना, डकार आना,
खट्टा खट्टा आना मुंह में, बिटर टेस्ट इन द माउथ, इसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। गैस्ट्रो बोले तो स्टमक है, ईसोफेगस फूड पाइप है, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स उल्टा आना। जब GERD होता है, हमारा जो थोरैक्स में जो प्रेशर होता है ना, वो नेगेटिव प्रेशर है। अब्डोमेन जो प्रेशर है वो पॉजिटिव प्रेशर है। वो नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर को खींचता है ऊपर। समझ में आ रहा है? जब रिफ्लक्स होता है वो खींचता है नेगेटिव प्रेशर, स्टमक अब्डोमेन में रहना है, वो खींचते क्या होता है, ऊपर आ जाता है थोरैक्स में। इसको हाइएटस हर्निया बोलते हैं। इसको हाइएटस हर्निया बोलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट दिया। तो इससे एक पता पड़ता है कि अगर मुझे बार बार एसिड हो रहा है, रिफ्लक्स आ रहा है, तो हम उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, तुरंत की तुरंत कंसल्ट करें। कंसल्ट करके उसको अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज नहीं कर सकते क्योंकि बाहर स्वेलिंग नहीं है। उसको सिर्फ एंडोस्कोपी एक चीज है। एंडोस्कोपी करवा दे। एंडोस्कोपी में हमको पता चलता है कि पेशेंट को GERD है कि नहीं पता चलता है, रिफ्लक्स है कि नहीं पता चलता है। एसिड ऊपर गया तो ईसोफेजाइटिस होगा, ईसोफेगस को बर्न होगा एसिड से, वो कितना बर्न हुआ वो पता चलता है। साथ में हाइएटस हर्निया है कि नहीं वो भी पता चलता है। सिंपल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट है बाहर का हर्निया डायग्नोस करने के लिए। सिंपल टेस्ट, इंग्वानल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, इंसिस्टल हर्निया पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड है। अगर कॉम्प्लिकेटेड हर्निया हो तब CT स्कैन का जरूरत पड़ सकता है, वरना सिंपल अल्ट्रासाउंड काफी है। अगर आपको हाइएटस हर्निया डायग्नोस करना है, सिंपल एंडोस्कोपी एक मात्र चीज है, उससे सिंपल टेस्ट से पता हो सकता है। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। कैन दिस वन हर्निया अफेक्ट फर्टिलिटी वगैरह, इस पे भी इम्पैक्ट आता है क्या हर्निया का? बहुत कम। अगर क्या होता है, अगर हर्निया बहुत नेग्लेक्ट किया हो, अगर इंग्वानल हर्निया जो है बहुत नेग्लेक्ट किया है, वो बढ़ता ही जाएगा डिफेक्ट। सो बहुत पेशेंट जो आते हैं वो हर्निया जो है इट वुड हैव कम टिल हिज नी जॉइंट, नी जॉइंट तक। इंग्वाना स्क्रोटल हर्निया बोलते हैं, स्क्रोटम तक जाता है बहुत नेग्लेक्ट करके। नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? डर के वजह से। डर है, अरे यार ऑपरेशन करवाना है, मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, या कोई और उसका फ्रेंड्स कोई बोलेगा अरे कुछ नहीं है, दर्द नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। जब दर्द आएगा तब देखा जाएगा। सो पेशेंट को दर्द नहीं होता है, आते आते बढ़ता जाता है, तो उसको क्या होता है, पूरा इंटेस्टाइन से भी स्क्रोटम में आ जाता है। अच्छा, बहुत लोगों का पेट जो नीचे लटक जाता है। पेट नहीं, स्क्रोटम जो है टेस्टिस जहाँ होता है, स्क्रोटम जो है वो बहुत नीचे तक आ जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन से भी स्क्रोटम में आ जाता है तब। उसको इंग्वानल हर्निया, इंग्वाना स्क्रोटल हर्निया बोलते हैं। वो इतना बढ़ जाता है कि किसी लोगों को हमने देखा है, ऑपरेशन भी किया है लैप्रोस्कोपी में, बड़ा बड़ा हर्निया नी जॉइंट तक है। ओह माय गॉड, नी जॉइंट तक आ जाता है, उसको बोलते हैं इंग्वाना स्क्रोटल हर्निया। ये सिर्फ नेग्लिजेंस या डर के वजह से हो सकता है। सो तब क्या होता है, पूरा इंटेस्टाइन आपको स्क्रोटम में होता है। सो इसको इंग्वाना स्क्रोटल हर्निया बोलते हैं। अच्छा सर, तो ऑडियंस से एक चीज बोलना चाहेंगे कि हर्निया है तो हॉस्पिटल जाइए, सर्जरी कराइए, इसको नेग्लेक्ट ना करिए। आज नहीं तो कल फिर जाना ही पड़ेगा। उससे अच्छा पहले जाके जितना पहला ट्रीटमेंट ले लें उतना ज्यादा सेफ रहे। करेक्ट। अच्छा सर, अब कुछ जनरल क्वेश्चंस, थोड़ा ऑडियंस को, हम सबको गाइडेंस कीजिए। लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, फिटनेस, फूड वगैरह जो हमारे लाइफ में जो इम्पेक्ट करे। देखिए, एक चीज है, मेरे गुरु बोलते थे, ठीक है, मॉडरेशन इज द रूल बोल के। अच्छा, जो भी आप करते हो मॉडरेट में करो, मॉडरेशन में। बहुत सो मॉडरेशन में आप जो भी डाइट वगैरह कुछ भी आप करते हो मॉडरेशन में किया तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर वो आप ज्यादा वो लिमिट क्रॉस कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग रख लो आप, स्मोकिंग में क्या होगा, मसल्स वीक हो जाएगा, स्मोकिंग से मसल्स वीकनेस हो जाएगा। अल्कोहल ज्यादा हो पाएगा तब भी मसल वीक हो जाएगा अल्कोहल से, और वरना अल्कोहल से क्या होगा, लिवर का प्रॉब्लम होगा। लिवर का प्रॉब्लम होगा तो एसाइटिस डेवलप हो जाएगा, ज्यादा लिवर का खराब होने के कारण पेट में पानी भर जाएगा, उसके वजह से भी हर्निया हो सकता है, क्योंकि प्रेशर, अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। तब आप बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं रहेगा। तब जब पानी अगर अंदर है लिवर के कारण और हर्निया भी है, तब बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है आपके पास, क्योंकि पहले हमको लिवर को स्टेबलाइज करना पड़ता है, वो पानी से भी निकलना पड़ता है, पानी कम करना पड़ता है, उसके बाद ही हम हर्निया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज गुड, मॉडरेशन इज द रूल। ईटिंग हैबिट्स में आप कार्ब्स थोड़ा कम करें, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा ले, कार्ब्स से कंपैरेटिवली, और आपका हेल्थ, आप रेगुलर एक्सरसाइज में हाफ एन आवर वॉक या जिम जाके आप थोड़ा आपका हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। ठीक सर, जिम की बात आई, आजकल मैं फिटनेस इंडस्ट्री में काफी ट्रेंड देख रहा हूँ। जैसे
एक्सरसाइज चालू करा, प्रोटीन शेक चालू हो गया, और एक स्कूप प्रोटीन जो होता है उसमें 25 ग्राम प्रोटीन होता है, और जो कि 1 लीटर दूध के बराबर होता है। फिर उनके अंदर मैं गैस्ट्रिक का इश्यूज देखता हूँ लोगों के अंदर। अब कुछ लोग है ना क्रेटीन लेना चालू कर देते हैं, करेक्ट, और वो इतना लंबा लेते हैं कि उनको स्टोन्स हो जाते हैं। हाँ करेक्ट, और उन सबसे ऊपर स्टेरॉइड्स की जो साइकिल ले रहे हैं, और स्टेरॉइड्स की साइकिल ले रहे हैं, तो उन सबसे इतना इम्पैक्ट होता है। आप थोड़ा उसमें लोग ऑडियंस को थोड़ा सजेशन डेफिनेटली दीजिए। क्या होता है ना, जब मैंने अभी बोल दिया है कि रेगुलर एक्सरसाइज थोड़ा करना है, वो मॉडरेशन है तो अच्छा है। आपको बॉडी बिल्ड करने में आपने ज्यादा प्रोटीन बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड योर मसल, ज्यादा प्रोटीन लेना शुरू किया या ज्यादा स्टेरॉइड्स लेना शुरू किया, उसमें क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म है ना, स्टेरॉइड लेने से बोन वीक हो जाता है, मसल वीक हो जाता है, उसके ऊपर किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है, लिवर के ऊपर भी दबाव पड़ता है। ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है, ज्यादा प्रोटीन से। सो अच्छा सर, कभी भी हमने देखा है कि ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी फेल्यूर भी हमने देखा है। देखिए ऑडियंस, सो इसलिए आप जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो, जब भी अगर इंस्ट्रक्टर इज वेरी वेरी गुड देन नो प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्टर को सब पता होना चाहिए मेडिकल के बारे में, वरना आप जिम ज्वाइन करने से पहले, या अगर जिम वाला इंस्ट्रक्टर ने आपको बता दिया कि प्रोटीन स्टार्ट करना है या स्टेरॉइड का स्टार्ट करना है, एक डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं। सर तो ये किस टाइप के डॉक्टर को कंसल्ट करें, मतलब थोड़ा एक लोगों को, जैसे एक बाहर के लोगों को एक अवेयरनेस नहीं होती है, तो किसको थोड़ा सा, मतलब किस टाइप के लोगों को, जनरल फिजिशियन क्या, मतलब किसको नहीं, आप जनरल फिजिशियन को भी कंसल्ट कर सकते हो, एक जनरल सर्जन को भी कंसल्ट कर सकते हो, या कोई भी डॉक्टर को, आई मीन हु इज वेल रेड है ना, डॉक्टर जो है उनको आप कंसल्ट कर सकते हो कि हमारा जिम का इंस्ट्रक्टर ने ये बोला है, मेरा बॉडी को वो सूट होता है कि नहीं, अगर सूट होता है तो कितना लेने से सूट होगा, कितना हम ज्यादा किया तो हमको हमारा किडनी या लिवर को या बोन या मसल को हानि हो सकता है। ये आप कोई भी डॉक्टर आपको बता सकता है। ओके, तो ये मैंने सर कुछ ऐसे केसेस देखे हैं। मैं एक जिम में गया था, तो एक लड़का था, तो शॉप से वो डायनाबॉल करके कुछ आता है, वो स्टेरॉइड आता है, तो 6 महीने कंटिन्यूस ले रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म तक? नहीं, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म लेने से। सी कभी क्या है ना, हम स्टेरॉइड देते हैं कोई ट्रीटमेंट के लिए, कुछ डिसीजेस होता है उसका ट्रीटमेंट स्टेरॉइड ही होता है। फॉर एग्जांपल आपका आर्थराइटिस है या कुछ और प्रॉब्लम है, उसको स्टेरॉइड ही देना पड़ता है, कुछ स्टेरॉइड तो देना पड़ता है, दैट्स फॉर टेम्पररी बेसिस, या कुछ देना पड़ता है, कभी लॉन्ग टर्म देना पड़ता है। उससे डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स तो होगा ही स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड ज्यादा होने से बॉडी में साइड इफेक्ट्स होगा, मसल वीक हो जाएगा, पानी ज्यादा भर जाएगा बॉडी में, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत, और ब्लड आपका थिक हो सकता है, ये सभी प्रॉब्लम होगा। सो लॉन्ग टर्म लेने से नुकसान ही है स्टेरॉइड। सो बेटर शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, अगर आप कुछ डिसीज को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड दे रहे हो तो ठीक है। अभी समझो कि कोविड आया था, कोविड टाइम में बहुत लोगों को स्टेरॉइड भी दिया है, वो शॉर्ट टर्म था स्टेरॉइड, वो ट्रीटमेंट के लिए दिया है। ये आप ले रहे हो बॉडी बिल्ड करने के लिए, है ना, ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले रहे हो आप वो इंटेंशन क्या है कि मसल्स बिल्ड होना है, आप फोर्स कर रहे हो मसल को बिल्ड होने के लिए। मैंने कुछ केसेस देखे सर कि लोगों को फैट बर्न करना है, तो उसके लिए वो एस्थेलिन की गोलियां ले रहे हैं, और ये सब तो थोड़ा सा लोगों को एडवाइस करो कि मतलब एस्थेलिन की ले रहे हैं जो कि सांस की दवाई है, तो ये सब का क्या इम्पैक्ट, हार्श इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, इसमें क्या है ना, बहुत ही इफेक्ट हो सकता है। आपका इंटेंशन शायद ठीक रहे, इंटेंशन क्या है, मसल बिल्ड होने के लिए, मगर उसका साइड इफेक्ट जो है वो बहुत बुरा हो सकता है, पूरी बॉडी को वो खराब कर देगा। लिवर, बाहर से आप अच्छा दिख रहे हो, बाहर का बॉडी अच्छा है, अंदर का जो है इकोसिस्टम वो बहुत खराब हो सकता है। इसलिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, मतलब एक कंसल्टेशन में हो जाएगा, और जो डॉक्टर जो बोलता है वो फॉलो करें। देखिए अभी सभी कोई भी डॉक्टर हो, आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, ये अच्छा है कि गूगल ना करें, ज्यादा गूगल ना करें। ये गूगल की जो हमेशा जो नॉलेज है वो थोड़ा अवॉइड करें। गूगल का नॉलेज है, कुछ अच्छा नॉलेज भी है गूगल में, मगर हम जब नेगेटिविटी ढूंढने जाएंगे ना तो गूगल हमको घबरा देता है, आप घबरा जाते हो गूगल से, इसलिए आप उसके वजह से आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हो, या आप खुद रिसर्च करने लगते हो गूगल के वजह से। ये अच्छी बात नहीं है। आप गूगल का नॉलेज अच्छा है, जो आपने गूगल में पढ़ा है वो आप लिख कर डॉक्टर के पास जाकर पूछिएगा,
कंसल्ट हाँ करें, कंसल्ट करें confirm सर, ऐसे गूगल में ऐसे लिखा हुआ है। अभी हर्निया के बारे में हम्म, ये जो गूगल का जो नॉलेज है, कुछ नॉलेज तो गूगल करने से मिलता है, बहुत अच्छा भी है, हम भी कुछ गूगल करते हैं कभी कभार, अच्छा भी मिलता है। मगर वो नेगेटिव चीज जो गूगल में मिलता है आप उसको मान ना जाए। मतलब अभी गूगल में शायद लिखा हुआ स्टेरॉइड लेने से मसल बढ़ेगा, सो आपको पता नहीं कितना लेना है, सो आप लेते जाओगे मसल बढ़ता जाएगा, मगर अंदर जो खराबी होगा ना उससे वो आपको पता नहीं चलता है। ऐसे ही जब भी आप गूगल करके कुछ भी डाउट आता है ना, मैं समझता हूँ कि आप लिख कर रखे, आपके डॉक्टर के पास जाए और पूछे डॉक्टर से डायरेक्ट, कंसल्ट करें, डॉक्टर साहब ऐसा गूगल में लिखा हुआ था, ये सच है कि नहीं। डॉक्टर आपको बता सकता है, डॉक्टर आपको, क्योंकि गूगल में जो है वो 100% ठीक नहीं होगा। कुछ चीज तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऐसे चीज है कि अच्छा भी है गूगल में, तो बहुत सारा चीज नेगेटिव है। जब भी आपको दिखता है कि नेगेटिव है उसको मान ना जाए, वो जाकर आप क्लियर करें, कंफर्म करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, एजुकेटेड पीपल से कंफर्म करें, वो अच्छा रहेगा। तो जितने भी जिम इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो जिम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, डिस्कशन करें, ऐसे ही नहीं कोई भी चीज ब्लाइंडली ले लें। तो सर आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, थैंक इसी यू। के साथ अलविदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। सर का इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और सारी चीज हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और सर से कांटेक्ट करिए। धन्यवाद।